रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। पर हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पर। जहां एक स्टोरी जो हमने पहले की थी, जिसमें कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो बजट था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, चाहे लैपटॉप स्कीम का हो या दूसरी अन्य स्कीम्स का हो, वो 84 करोड़ से कट लगा के 10 करोड़ कर दिया था। उस स्टोरी को सबसे पहले हमने ब्रेक किया था गौतम सर की मदद से। इनफैक्ट गौतम सर ने मुझे बताया था, तो हमने उस स्टोरी पे काम किया। उसके बाद जब ये लाइमलाइट में आया तो और मीडिया हाउसेस ने पिक किया, कुछ एक्टिविस्ट ने भी इन पे बात की और NFB कर्नाटका ने इसके ऊपर 2 दिन का प्रोटेस्ट किया। उसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट ने उन डिमांड्स को तो माना ही, बल्कि बजट को इंक्रीज भी कर दिया, जिस पे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जो पुरानी डिमांड्स थी वो भी गवर्नमेंट की नजर में आई, जो हायर अथॉरिटीज है, लीडरशिप है, उनके जहन में आई और उसके ऊपर भी कई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बातों को मनवाना चाहते हो, तो मीडिया की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एस्पेक्ट पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट जो बहुत कम हो गए हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के, एक बार फिर से ये घटना हमें ये बताती है कि अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना है, तो आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। जो मूवमेंट्स की राजनीति हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले करती थी, उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, तो तभी बात बनेगी। इस सब पे डिटेल चर्चा करेंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को लेके हमारे साथ फिर से जनरल सेक्रेटरी NFB कर्नाटका के गौतम अग्रवाल जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बहुत बहुत बधाई आपको ये लड़ाई लड़ने के लिए, और बहुत सकारात्मक इसके परिणाम भी आ रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद दानिश भाई, और आपके माध्यम से मैं सभी श्रोता मित्रों को भी मेरा सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले बताएं कि सबसे पहले मेरी और आपकी बात हुई थी, इस पे आपने मुझे बोला कि कुछ कीजिए, और फिर हमने वो शो किया जी। और
उसके बाद जब हमने शो किया तो उसके बाद क्या और लोगों का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हुआ? उसका इम्पैक्ट कहाँ से शुरू हुआ? जी डैनिश भाई, ऐसा है हम्म। कि जहाँ तक आपसे ये मैं आपको इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो मीडिया का जो रिक्वायर्ड सपोर्ट की जो किसी भी इशू को हाईलाइट करने के लिए रहती है, उसकी शुरुआत आपसे ही हुई, आपके चैनल के माध्यम से ही हुई। और उसके बाद जो इस आंदोलन में जो हमारा 2 दिन का जो प्रोटेस्ट रहा, या उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि शायद पहली बार इतना सपोर्ट हमारे को मीडिया का मिला। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका सपोर्ट मिला, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और प्रिंट मीडिया दोनों शामिल हैं। सब लोगों ने काफ़ी इश्यूज को हाईलाइट भी किया और गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज हैं उनको भी अप्रोच किया, उनका भी वर्जन उस पर जो लेने की कोशिश की और उसको भी पब्लिश किया, जिससे गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर बना। बिल्कुल। तो बताएं थोड़ा सा, कैसे प्रोटेस्ट आपका, कैसे आपने लीड किया, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन साथ थी, तो कैसे गवर्नमेंट ने फिर आपको रीच आउट किया? जी, इसमें जो मैं समझता हूं कि जहां तक सपोर्ट की बात है, इसका जो दुखद पहलू जो रहा वो यही रहा कि जैसा हमने पिछले शो में भी डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सपोर्ट, ऑफिशियल सपोर्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल रहा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए आगे नहीं आई, बल्कि ऑफिशियल सपोर्ट की तो बात अगर छोड़ भी दें तो अनऑफिशियल सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट, जो बिहाइंड द कर्टन जिसको कह सकते हैं, वो सपोर्ट भी हमें बहुत कम प्राप्त हुआ ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे ख्याल से मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन से हमें पूरा सहयोग मिल पाया होगा। जी, तो मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, फिर अकेले आपने लीड किया? जी, मैं अभी उस पे आता हूँ कि जैसा हमने पहले, जैसे हमारे को मालूम चला इस इशू के बारे में, जो बजट रिडक्शन का जो इशू था, जो हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सभी जो भी गवर्नमेंट की जो टॉप अथॉरिटीज हैं उन सबको हमने अप्रोच किया, सबको रिक्वेस्ट किया, उनका जो अटेंशन कॉल करने की कोशिश की। उसमें चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो हमारे विभागीय मंत्री हैं, वो चीफ सेक्रेटरी, तो सभी जो सीनियर ऑफिस फाइनेंस डिपार्टमेंट, सभी हायर अथॉरिटी से हमने अप्रोच किया, उनको बार बार रिमाइंडर दिए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि कम से कम इस बजट को आप पिछले साल के लेवल पे करना चाहिए। तो जो हमने सभी हायर अथॉरिटी को रीच आउट करने की कोशिश की, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, विभागीय मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेकिन कहीं से भी हमें कोई सकारात्मक जवाब उसका नहीं मिला। हमने बार बार उनको रिमाइंडर भी भेजे, उनके ऑफिस को भी विजिट किया, लेकिन सबका धूलमुल रवैया था कि हम इसको देख रहे हैं, एग्जामिन करेंगे, कहाँ क्या हुआ है उसको देखेंगे, कुछ हो सकेगा तो करेंगे, ऐसी बातें की जा रही थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अंत में ये निर्णय लेना पड़ा कि हम जो है, हमें 2 दिन का प्रोटेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड डिसेबल डे सामने था, तो 2 और 3 दिसंबर को हम प्रोटेस्ट करने का निर्णय हमारे को लेना पड़ा। तो इसमें जो यहाँ पे बेंगलोर में जो फ्रीडम पार्क बोल के जगह है, जो कि सभी प्रोटेस्ट के लिए एलोकेट की गई है, तो ये 2 दिन का हमारा प्रोटेस्ट वहाँ पर चला। और इसमें जो मेनली जो दृष्टिबाधित, विजुअली इम्पेयर्ड जो पार्टिसिपेंट्स इसमें ज़्यादा थे, दूसरी डिसेबिलिटी से बहुत कम लोग आए थे। हमने 2 दिन, जबकि मौसम बहुत ख़राब था, 2 दिन, वो जो 2 तारीख और 3 तारीख को यहाँ पर काफ़ी वो साइक्लोन था, बारिश थी, वो तो उसके बावजूद भी कम से कम भी 250 से लेके 300 तक की जो स्ट्रेंथ 2 दिन, पूरे 2 दिन यहाँ पे रही। इसमें कर्नाटका के सभी पार्ट से भी लोग आए और
कुछ लोग हमारे साथी जो हमारी जो एनएफबी की जो तमिलनाडु ब्रांच है वहाँ से भी लोग आए, आंध्र प्रदेश से भी कुछ लोग आए। तो हम सब ने मिलकर जो है ये 2 दिन तक ये प्रोटेस्ट को चलाया, जो कि पूरी तरह से पीसफुल था और ये एक धरने के रूप में इसको चलाया गया। बढ़िया। 3 मेन बातें हैं, एक एक करके आप हमें बताना। हाँ जी। जो मैंने शुरू में भी इंट्रोडक्शन में कहा वो तीनों पर आपकी मैं राय चाहता हूं। पहला तो हम लिसनर्स जानना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ स्ट्राइक का। तो कौन कौन सी बातें गवर्नमेंट ने मान ली, या आपकी जो बजट को बढ़ा दिया, जैसा हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, तो किन किन चीजों पर सहमति बनी है और ऑर्डर भी इशू हुए हैं, एक तो उसके बारे में बताना। जी। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या और एश्योरेंस दिए है उसके ऊपर बताना। जी। उसके बाद मैं चाहूंगा एक एक करके जो मूवमेंट की इंपॉर्टेंस है और जिस तरह से आपने मीडिया को रीच आउट किया उसके बारे में हमें बताना। जी, मैं तीनों बातों पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात, जो इसका जो आउटकम है प्रोटेस्ट का, तो वो जो एक तो जो मेन इमीडिएट रीजन जो था प्रोटेस्ट के लिए, जो बजट सभी स्कीम्स का जो बजट कम हो गया था, तो उस चीज को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इसका कोई भी जस्टिफाइड आंसर नहीं था कि बजट क्यों कम किया गया। इसलिए गवर्नमेंट ने इमीडिएट इस डिमांड को एक्सेप्ट किया और इस पर एक्शन किया। और उस एक्शन के अकॉर्डिंगली जो लैपटॉप के लिए पहले 30 लाख का बजट कर दिया गया था, 4 करोड़ से घटा के केवल 30 लाख कर दिया गया था, अब उसे वापस बढ़ाकर 30 लाख से 3 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह से जो ब्रेल किट का बजट 35 लाख कर दिया गया था, उसे बढ़ाकर अभी 65 लाख कर दिया है। तो ये इसका ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसी दिन 2 तारीख को रात को ही वो ऑर्डर इशू हो गया था। और रात को ही 11 बजे डायरेक्टर डिसेबल वेलफेयर ने मेरे को फोन करके इसकी सूचना दी और ये रिक्वेस्ट भी किया कि हम लोगों को अब जो है प्रोटेस्ट को बंद करके और वर्ल्ड डिसेबल डे का जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो लेकिन क्योंकि हमारी डिमांड पूरी तरह से वो फुलफिल नहीं हुई थी, हम सेटिस्फाइड नहीं थे उससे, जब तक कोई चीज़ हमारे पास राइटिंग में नहीं आ जाती थी या जो दूसरी जो चीज़ें थी उन पे हमें कोई पॉजिटिव एश्योरेंस नहीं मिलता था। इसलिए हमने वो 3 दिसंबर को भी प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा। तो उसके बाद 3 दिसंबर को जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल प्रोग्राम था वर्ल्ड डिसेबल डे का, उस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को मेंशन किया। उन्होंने बताया कि भी ये मेरे को सुनने में आया है, मुझे मालूम चला है कि इस तरह से की बातें कुछ चर्चा हो रही है कि कुछ बजट में कमी हुई है। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी 44 करोड़ रुपया, जो क्योंकि उनको फिगर भी मालूम था, उनको फिगर बताया गया था, तो 44 करोड़ का जो बजट कम हुआ है ये अभी हम सप्लीमेंट्री बजट के थ्रू जो है इसको क्लियर कर देंगे। तो ये तो बात हुई जो इमीडिएट जो रीजन था, तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो डिमांड हमारी पूरी 100% फुलफिल हो गई है। दूसरा, इसके साथ ही जो एक मेन रीजन इसके साथ और था जो हमें इस प्रोटेस्ट में जाने के लिए जिसने मजबूर किया, वो था कि जो और कई जो डिमांड्स थी या जो इशूज थे हमारे, जो आरपीडी एक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड थे, या जो कई स्कीम्स जो स्टेट गवर्नमेंट की चल रही हैं उनको रिव्यू करने की बात थी। तो उसके लिए हम कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो वो सभी इशूज भी इसके थ्रू, इस प्रोटेस्ट के थ्रू हाईलाइट हुए हैं और इस पे भी सरकार की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि इन्हें आने वाले समय में इन सभी इशूज को एड्रेस किया जाएगा और एक एक करके सबको रिजोल्व किया जाएगा। तो ये इसका आउटकम रहा। दूसरा क्या पूछा था आपने? दूसरा मैंने पूछा कि मूवमेंट्स की इम्पोर्टेंस, जैसा हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली आपको रिलीफ मिला, तो इंडिया में मूवमेंट्स बहुत कम हो रहे हैं, डाई डाउन हो रही है वो प्रथा जो हमारे एक्टिविस्ट ने शुरू की थी, जिसके माध्यम से हमें कई एक्ट मिले, कई चीजें मिली। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप कैसे देखते हैं और मीडिया को कैसे रीच आउट किया? जी, तो अब मैं इस पे आता हूँ। मूवमेंट के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इसमें
एक दो चीजें हैं। एक तो जो मूवमेंट जो कम क्यों हो गए हैं, उसका जो मेन कारण मेरे को समझ में आया कि सरकार की तरफ से मूवमेंट करने पे, मूवमेंट को ऑपरेट करने पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। जैसे पहले जितना ओपनली आप कभी भी कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो चीज अभी नहीं रही है। अब जैसे हमारे को बताया गया इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट करने से पहले कि पूरे बेंगलोर में केवल जो फ्रीडम पार्क है, जो डेजिग्नेटेड प्लेस है, आप खाली वहीं पर प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसके अलावा कहीं भी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये बताई गई कि खाली एक ही दिन की आपको परमिशन दी जाएगी वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए, एक दिन से ज्यादा की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रोटेस्ट करने की जो पहले जो जिस तरीके से ओपनली फ्रीली हम लोग कहीं भी प्रोटेस्ट करते थे, कहीं भी जा सकते थे, कितने दिन तक भी लंबा प्रोटेस्ट चला सकते थे, उन सब चीजों पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई है, इसलिए प्रोटेस्ट काफी कम हो गई है। जहां तक प्रोटेस्ट की इम्पोर्टेंस की बात है, उसमें मेरे को यही समझ में आया कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ जो मेन है कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसमें। तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर वो किया जाता है तो उसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होता है। तो और उसमें दोनों चीजें हैं, कुछ तो जो इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, जो हमें नजर आता है, जो आउटकम, जो अचीवमेंट उसको कह सकते हैं, कुछ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, जैसे इस केस में हुआ है। जो बजट के से रिलेटेड जो डिमांड थी वो इमीडिएट पूरी हो गई है, लेकिन जो हमारी दूसरी कम से 10 डिमांड हमने और रखी थी जो की इश्यूज थे, तो उन पे भी जो काम शुरू हो गया है। और ये मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इनको रिजोल्व करने में इस प्रोटेस्ट की जो इम्पैक्ट है वो हमारे को नजर आएगा। बिल्कुल सही। तो अब जो मीडिया, तीसरी बात, अब मैं मीडिया पे आता हूँ। तो मीडिया का भी जैसे, एक तो सबसे पहली बात तो यही है कि सबसे पहले जैसे आपने शुरुआत की, तो इस चीज ने भी, आपकी जो पहल थी उसने भी दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया इस इशू को टेकअप करने में, हाईलाइट करने में। और उसके बाद जो सबसे मेन रीजन जो रहा इसका, मीडिया का जो इन्वॉल्वमेंट रहा इसमें, मीडिया ने जो जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया, उसका मेन रीजन वही था कि जो इशू था वो बहुत क्लियर और क्रिस्टल था। इसमें जो जस्टिफिकेशन था उसके पीछे, इसको कम करने के लिए कम क्यों किया गया, उसका स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं था। और ये चीज सबको इजीली समझ में आने वाली चीज थी कि ये टोटली अनजस्टिस है, टोटली डिस्क्रिमिनेशन है, और इसका कोई भी बेसलेस है। तो इस चीज को मीडिया को इस चीज ने बहुत इम्पैक्ट किया, और इसीलिए मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया इशू को। तो कितना मुश्किल था मीडिया को रीच आउट करना? क्या वो खुद आपके पास आए जब उन्होंने प्रोटेस्ट देखा, या आपको पूरी मेहनत करनी पड़ी मीडिया को लाने के लिए? नहीं, इस बार तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि हमारे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें। हमने सभी मीडिया को इनिशियली अप्रोच किया था, सबको जो मेल भेजने का, फोन करने का, या जो हमारे कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे उनके माध्यम से। लेकिन उसके बाद मीडिया खुद ही आना स्टार्ट हो गया था, और वो प्रोटेस्ट से पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही जो आना शुरू हो गए थे। यहाँ पे कई चैनल वाले भी आए जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिए। जो यहाँ के जो लीडिंग पेपर है, डेक्कन हेरल्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर है, एक राजस्थान पत्रिका जो हिंदी का जो लीडिंग न्यूज़पेपर है कर्नाटका में, तो उन्होंने बहुत पूरे अच्छे लंबे लंबे आर्टिकल उस पर लिखे। और कई जो नेशनल चैनल्स हैं जैसे रिपब्लिक भारत है, ये टाइम्स ग्रुप के जो चैनल्स हैं, उन्होंने भी इसको काफ़ी कवर किया। तो वो उनको मेरे को यही समझ में आता है कि ये इशू जो था वो उनको अपील किया, और उसने उनको अट्रैक्ट किया इसमें आने के लिए, और इस इशू को जेन्युइननेस को देखते हुए इस इशू की उसको हाईलाइट करने के लिए वो लोग आगे आए। मौका भी था, दस्तूर भी था, डिसेबिलिटी डे भी था, वो भी स्टोरीज ढूंढ रहे थे। ये भी एक मतलब हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि हमने 2 तारीख को 3 तारीख को किया इसको, प्रोटेस्ट को,
कि ये डिसेबल डे पे, तो उसके चलते भी जो मीडिया डिसेबिलिटी कंसर्न्स के प्रति एक्टिव था और उस लिए उसका भी बेनिफिट हमारे को मिला। दो सवाल, इम्पोर्टेंस ऑफ मोमेंट्स तो है, हम कितना जी। भी इसको डिनाई करते रहे। जी एक जो चीज निकल के आई है जो चिंता का सबब है वो है एक बार फिर से ऑर्गेनाइजेशंस का इकट्ठा ना होना। जी हम जब भी डिस्कशन कर रहे हैं, पिछले 10-12 सालों से हम मत्था मार रहे हैं, और जब भी कोई डिस्कशन करते हैं तो एक बात निकल के आती है कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन देखते ही देखते माहौल ऐसा बन रहा है कि जिसकी लड़ाई है वो खुद ही लड़े, जी चाहे वो इशू कितना ही वाइडर हो, कितना ही जी इम्पोर्टेंट हो। ये बिल्कुल सही कितना चिंता का सबब है कि क्योंकि अब बेंगलोर जैसे सिटी में ये हालात है तो फिर हम गाँव या जो सेमी अर्बन एरियाज है उसकी क्या बात करें। दानिश भाई, यहाँ तो बात इतनी ही नहीं है कि अपनी लड़ाई खुद लड़े, बल्कि यहाँ तो स्थिति ये थी कि दूसरों की लड़ाई हमारे को लड़नी पड़ रही थी। जैसे ये जो 44 करोड़ का जो बजट है, उसमें से 44 करोड़ में खाली जो अगर विजुअल इम्पेयरमेंट कैटेगरी की अगर बात करें तो उनका मैटर तो खाली 4 करोड़ का ही था। बाकी 40 करोड़ का मैटर तो दूसरे डिसेबिलिटीज के लिए था, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, उनके लिए था। लेकिन उसके बाद भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, जितनी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो दूसरी जो डिसेबिलिटीज है उनको रिप्रेजेंट करने वाली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन किसी ने मतलब प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना तो एक बात है, लेकिन किसी ने कोई स्टेटमेंट भी किसी का नहीं आया कि भी ये गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। किसी ने कोई गवर्नमेंट को लेटर लिखा हो, कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हो, या कोई सोशल मीडिया पे कोई उसके बारे में कुछ लिखा हो, या अपने लोगों को भी इनडायरेक्टली अपने लोगों को ही कम से कम प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही ये सिचुएशन तो पूरे इंडिया की है ना, तो उसी पे मैं आपका जानना चाहता हूँ कि ये डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है। बहुत ही चिंता का विषय है, और इसीलिए जो मूवमेंट जो है वो इसीलिए कमजोर होते जा रहे हैं कि कोई भी इतने बड़े बड़े इशू पे किसी का ध्यान नहीं है, कोई किसी का कोई उसके लिए कोई चिंतित नहीं है, कोई बोदर नहीं कर रहा है। तो ये आंदोलन होंगे कैसे चलेंगे, और कैसे एडवोकेसी का काम आगे कैसे बढ़ेगा। कोई भी सिंगल पर्सन या कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कब तक और किस लेवल तक इसको आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, आई थिंक जो शिफ्ट आई है ना कि हम लीगल एडवोकेसी की ओर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो लिसनर्स, एक करेक्शन मैं इस शो में कर लूं कि मैंने अपने जो बिगिनिंग का मेरी बातें थी, इनिशियल जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स थे, उसमें ये कहा था कि गवर्नमेंट ने 84 करोड़ से कट करके उसको 10 करोड़ कर दिया था, लेकिन वो एक्चुअल जो नंबर था वो 54 करोड़ था, 84 नहीं था। तो मैं यहाँ पे अपोलॉजीज, आई फील अपोलॉजी कि मैंने वो गलत कोट किया था, तो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसी शो में। सर, अब ये बताएं कि जिन चीजों पर सरकार ने आपको आश्वासन दिया है जी, तो अगर उसमें भी ढीला रवैया रहता है सरकार का, तो क्या लड़ाई जारी रहेगी? इसमें मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो हमने जब ये जो 2 दिन का प्रोटेस्ट को 3 तारीख को शाम को खत्म किया था, उस टाइम पे भी हमने ये डिक्लेयर करके इसको खत्म किया है कि इस प्रोटेस्ट को हम कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारा प्रोटेस्ट अभी कंटिन्यू है। तो जैसे जो भी हमने सरकार को भी ये चीज क्लियर कर दी है कि अगर इन सब बातों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे को नहीं मिलेगा, हमें कोई सीरियसनेस इसमें इनको रिजोल्व करने में नहीं आएगी, तो हम फिर से सेम प्रोटेस्ट हम फिर से कर सकते हैं और करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि पिछले अभी 2 महीने में, जैसे अभी 2 महीने हैं स्टेट का बजट आने में, जो मार्च में बजट आता है, उससे पहले 2 महीने में ये अभी इसका क्या इम्पैक्ट होता है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन होता है बाकी सभी इश्यूज पे, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। अगर कुछ हमारे को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, तो हम मार्च में जो बजट सेशन के से पहले एक प्रोटेस्ट फिर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी जीत है सर।
आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिस तरीके से आपने सिंगल हैंडेडली एनएफबी कर्नाटका ने इसे लीड किया है और बाकी सहयोगियों ने आपका सहयोग दिया है। फाइनल वर्ड्स क्या रहेंगे आपके? इसमें मैं दो तीन बातें आपको और बता दूं, मैं जी ऐड कर दूं। जी एक तो जैसे हमारा जो नेशनल ऑफिस है, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रियंका जी और उनकी जो टीम है, उनका भी हमें इस आंदोलन में पूरा सहयोग मिला। प्रियंका जी हालांकि पर्सनली वो नहीं आ पाए, दूसरे कुछ कामों में वो बिजी थे, लेकिन वो फोन के माध्यम से पूरी तरह से मेरे साथ जुड़े रहे और पल पल की जानकारी भी लेते रहे और गाइड भी करते रहे। और उन्होंने वहाँ पे जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, उनको भी एक प्रोटेस्ट के लिए नोटिस दिया था 4 तारीख को प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने वहाँ से जो नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस की, उनकी तरफ से उनको मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था। तो उस मीटिंग में जो नेशनल लीडर कांग्रेस के जयराम रमेश, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि हम चीफ मिनिस्टर कर्नाटका से इस मैटर पे पूरी एक रिपोर्ट मंगवाएंगे और ये रिपोर्ट मंगवाने के बाद हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आपकी मीटिंग करवाएंगे। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इस पर कुछ एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया है, जो आगामी जो इशूज हैं, और इसी सिलसिले में 7 तारीख को 7 दिसंबर को एक मीटिंग हमारी डेवलपमेंट कमिश्नर से हुई, जिसमें जो सेक्शन 37 है एक्ट का, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बातचीत हुई कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसमें हमने अपने जो सुझाव रखे हैं, तो उस पर हमारे को अभी ये कहा गया है कि बजट से अभी वहाँ पर यहाँ पर जो ये विंटर सेशन चल रहा है असेंबली का, तो ये सेशन खत्म होने के बाद फिर एक मीटिंग होगी, उसमें इस पर जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि इसको सेक्शन 37 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ये क्या है 37? थोड़ा लिसनर्स को बता दीजिए। सेक्शन 37 में 2 चीजें हैं। एक तो जैसे जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो हाउसिंग के लिए और किसी भी तरह की लैंड के लिए सब्सिडाइज रेट पे देने के लिए या कंसेशनल रेट पे देने के लिए, तो उन दोनों स्कीम उनमें जो है 5% रिजर्वेशन जो है डिसेबल के लिए है। जैसे हाउसिंग स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर अफोर्डेबल हाउसिंग है, या जो लोकल जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है, जैसे यहाँ बेंगलोर में बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या जो इंडस्ट्रियल साइट के लिए जो कर्नाटका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड बोल के है, तो उनमें सभी जितनी भी स्कीम है गवर्नमेंट की, उनमें सब में 5% रिजर्वेशन डिसेबल के लिए होना चाहिए। ये एक्ट का मैंडेट है। दूसरा, जो जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं, डेवलपमेंटल स्कीम है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं, तो उन सब स्कीम्स में 5% बेनिफिट डिसेबल के लिए इंश्योर होना। तो ये 2 मेन प्रोविजन है इसके, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक वैसे तो कहीं भी नहीं हुआ है, किसी भी स्टेट में मेरे ख्याल से अभी तक उसका नहीं हुआ है और यहाँ पर भी नहीं हुआ है। तो एक डिमांड हमारी इससे रिलेटेड थी कि सेक्शन 37 का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो उस पर डेवलपमेंट कमिश्नर ने 7 तारीख को मीटिंग कॉल की थी और इसके बारे में जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है, और हमने इसमें एक उनको 200 से भी ज़्यादा स्कीम्स की एक लिस्ट गवर्नमेंट को सबमिट की है, जो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो पॉवर्टी एलिवेशन या डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं। हमने कहा है कि इन सभी स्कीम्स में डिसेबल को 5% का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये प्रिलिमिनरी डिस्कशन थी, तो अभी जो सेशन खत्म होने के बाद इस पर फर्दर जो भी मीटिंग्स होंगी और उसके बेस पे कुछ ना कुछ डिसीजन उसमें लिया जाएगा। दूसरी जो स्कीम है डिपार्टमेंट की, जैसे मंथली पेंशन की स्कीम है, स्कॉलरशिप की स्कीम है, तो उनका जो अमाउंट 10 साल से अमाउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी हमने सभी स्कीम से रिलेटेड डिफरेंट सेपरेट नोट गवर्नमेंट को सबमिट किए हैं। उन पे भी हमारे को ये आश्वासन मिला है कि ये सेशन खत्म होने के बाद उस पर भी एक लेंथी मीटिंग होगी, जिसमें हर एक स्कीम पर हमारा जो वर्जन है उसको सुना जाएगा और उसके बेस पे कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट है अभी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए और ये पूरी अपडेट देने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद दानिश भाई, आपको भी इस सब बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो हमारे जो प्रयास हैं यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए और लोगों में उनके प्रति जो जागृति पैदा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो लिसनर्स, एक चीज इस शो में बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई, वो है कि प्रॉपर प्लानिंग और सबका साथ। अगर हम ग्राउंड पे उतरते हैं, उसके पीछे भी हमारे पास ठीक प्लानिंग होनी चाहिए। मीडिया का सहयोग, गवर्नमेंट से बातचीत सकारात्मक तरीके से, बाकी लीडर से बातचीत, और एक दुखद पार्ट निकल के आया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी का ना होना। ये तो आपको डिसाइड करना है कि मोमेंट किस ओर लेके जाना है। लेकिन जिस तरह की लड़ाई एनएफबी कर्नाटका ने लड़ी है, बाकी स्टेट्स में भी लड़ने की जरूरत है अगर हमने अपने सेक्टर को जस्टिस दिलाना है। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, किसी और पर्सनैलिटी के साथ बात करेंगे किसी और मुद्दे पर। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। एनएफबी कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर, या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें।